इजी थे अच्छा क्वेश्चन। हुआ, इजी थे। अच्छा, वेरी गुड। आज इतने कम बच्चे, और भी पेपर और है क्या तुम लोगों का? मैथ्स का पेपर बचा है क्या अभी? सर सिर्फ बायोलॉजी वालों का सिर्फ पेपर बायो और गुड इवनिंग सर। आईपी है। बस गुड बायो इवनिंग। का अरे बचा है। सोमिल जी कहाँ कहाँ थे अभी तुम? सोमिल मियाँ, सर एग्जाम्स के बीच में। तुम तो बिल्कुल सर गायब ही लास्ट हो था गए ना। तुम तो। तुम तो दिखे ही नहीं, तुमने बोला ना अब हम नहीं दिखेंगे। क्यों, ऐसा क्या? सर ये रह गया वो काफी सारा। आज तो सर अच्छा गया पेपर। आसान कैसा था पेपर? मुझे भेज इजी देना यार, देख लूंगा सर, पेपर बहुत में इजी भी। था। अच्छा, ये क्या हो गया? इसको हैंग क्यों कर रहा है यार? इसको क्या हो गया पीसी को? एक तो पता नहीं सब। पावर पॉइंट कहाँ है? तो काम ही नहीं कर रहा। एक मिनट रुकना। पावर पॉइंट नहीं है क्या? हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? एक मिनट रुकना बेटा। यस सर। यार इसमें पावर पॉइंट नहीं है क्या? क्या हो गया? तो वो कुणाल नहीं आया आज? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया सर। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। क्या हो गया उसको? सर गले में कुछ प्रॉब्लम थी। अच्छा, चलो पढ़ते हैं। यार ये क्या है? पीपीटी अलग नहीं खुल रहा है इसमें। एक मिनट रुको यार, सर्च भी नहीं हो रहा। एक मिनट रुकना।
हेलो बच्चा लोग, आगे सभी लोग, चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट हो गया। किसना आया है, किसना? तारिक। यस सर। तो हम पढ़ेंगे यार डी ब्लॉक एलिमेंट। थोड़ा सा मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कराऊंगा, ठीक है? डी ब्लॉक एलिमेंट का, क्योंकि पिछली बार तुम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा था, ठीक है? ध्यान से समझना। खत्म भी कर दें आज, बताओ डी ब्लॉक एलिमेंट को। चलो डी ब्लॉक एलिमेंट की बात समझते हैं। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले बताओ। ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, बोलो। यस। तो ट्रांजिशन मेटल है ना, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, बोलो, जिंक, ग्रुप 30। कैडमियम और मरकरी को छोड़ के, ठीक है ना? क्या हो जाएंगे, बोलो? आपकी बाकी की सारी कैसी होंगी, ट्रांजिशन मेटल होंगे। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं, कोई बच्चा बता सकता है, बोलो? क्योंकि यहाँ पे यदि मैं बात करूं सिंपल, यहाँ पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। क्या होता है? डी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। वो भी कहां से कहां तक, बोलो, कहां से कहां तक पॉसिबल होता है? D1 से D9 तक, D1 सिस्टम से D9 सिस्टम तक। जैसे मान लो आपने ये लिया, आपको पता है Eg इलेक्ट्रो, ये है, ये T2G है, यदि याद है CFT थ्योरी, ठीक है? तब आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना, तो क्या करेगा, ये एनर्जी लेगा और ये कहाँ जंप कर जाएगा, ऊपर वाले में जंप कर जाएगा, मतलब T2G से Eg में जाएगा। याद हो आपको, ये ऑक्टेहेड्रल के लिए होती थी, और आपने यहाँ पे देखा था सिंपल, जो Eg की वो थी सिंपल एनर्जी, वो किससे ज्यादा थी, एनर्जी ऑफ T2G से ज्यादा थी। ये सिंपल किसका ऑर्डर था, एनर्जी का ऑर्डर था, बोलो हाँ है ना, यस क्लियर? सर। अच्छा, जैसे मान लो पूछा जाए जिंक क्यों शो नहीं करता, जिंक इसलिए शो नहीं करता ट्रांजिशन, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिंक +2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो? यहां भी डी में कितने हैं, सिंपल 10 इलेक्ट्रॉन है। यस। सेम ऐसी सी डी होगा और CD+2 भी होगा, इसमें भी D10 होंगे। Hg होगा, Hg+2 होगा, इसमें भी क्या होंगे, सिंपल D10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अच्छा, एक बात बताना सिंपल, यदि मैं ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं, जैसे मान लो कॉपर है, ये क्या हो गया है, अच्छा ओके। कॉपर है, जैसे मान मैं यहाँ पे कॉपर ले रहा हूं, कॉपर Cu से Cu+1 बन रहा है, क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, बोलो? यदि पूछा जाए क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, नहीं है, क्योंकि इसमें भी कितने हो रहे, D10। लेकिन यदि इसका कोई भी एक बैलेंसी वाला, मतलब जैसे मान लो कॉपर+2 आ गया, इसमें बताओ कौन सा सिस्टम है, D9 सिस्टम है। बहुत सिंपल सी बात है, D9 सिस्टम है तो कैसा हो जाएगा ये, बोलो? ट्रांजिशन। एलिमेंट हो जाएगा। अच्छा, सिंपल ऐसे Ag+2, ये भी कैसा है आपका, बोलो? 4D9, ये भी कैसा है, ट्रांजिशन। यदि हम बात करें Gold+3, ये भी कैसा है, सिंपल ये भी आपका ट्रांजिशन है, ठीक है? यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखो केशव आया, केशव नहीं आया, मतलब बायोलॉजी वाले आए ही नहीं है, बिल्कुल धुरंधर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं पहले, सिंपल आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
मैं बिल्कुल आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ पिछला लेक्चर अच्छे से। एक्चुअली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूं तो ध्यान समझना, जो होता है एक्चुअली किताबों में क्या लिखा होता है, NS 122 लिखा होता है, मैं 012 ले रहा हूं, 012 N-1 D 1 to 10। यदि ये बात नोटिस करिए, कैसी सेल होती थी, आउटर मोस्ट सेल। ये कौन सी सेल होती थी आपकी, सिंपल पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जैसे मान लो आपकी Fe है, ठीक है, Fe में एक बात आना, ये बात तो समझ में आ गया। अच्छा Fe है, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना कितना होगा, बोलो। 4s2 3d6। 4s2 3d6। अच्छा Fe प्लस 2 के 3d6। 4s0 3d6। 4s0। आप आपसे पूछा जाए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे इसमें, कितने होंगे? बोलो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बता दोगे ना, सिंपल इलेक्ट्रॉन भरोगे आप, एक 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 एक, और ये पेयरिंग हो गई। कितने हैं, n की वैल्यू 4 है। अब तुम्हें यदि याद हो n की वैल्यू 4 है तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ n प्लस 2। याद है किसी को, बोलो। यहाँ पे n क्या होता था, यस सर। n क्या होता था, n होता नंबर अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल सी बात, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था तो क्या होगा, बोलो। अब यहाँ पे यदि मैं मान लो आपकी n की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2 कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 24 बोहर मैग्नेट्रॉन। क्लियर ये बात? बोलो। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे चलो अब आप एक दो आप निकाल दो, कोबाल्ट +3 का निकाल दो, ठीक है, और आप Zn+2 का निकाल दो, और Fe+3 का निकाल दो, एक और निकाल दो तुम, सिंपल कॉपर +2 का निकाल दो। डन सर। क्या बनेगा बताओ, इसमें कितना होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू बताओ। √24। n की वैल्यू पहले कितनी है ये बताओ। 4। 4, मतलब ये भी क्या आ रहा है, √24। यहाँ पे 0। 0। 0, यहाँ पे √35। √35, यहाँ पे √3। √3। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो, अब ये बता क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और कॉपर का, आपको पता है यहीं पे एक्सेप्शन है। क्या होता है, यस। क्रोमियम का क्या होता है, 4 4s1 3d5, कॉपर का 4s1 3d10। 4s1 3d10।
10। यही हो गया सिंपल। आपका किसका? हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा था, तो 0 1 2 कैसे होता है, जैसे निकल लेता हूं मैं, ठीक है। (4s2) पैलेडियम, 4d10, 5s0 प्लेटिनम। इसके बाद कौन सा चैप्टर बचा तुम्हारा? 5d9, 6s1। सर एक और रह जाएगा, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, मेटलर्जी। मेटलर्जी वैसे तो सिलेबस से हटा दिया ना, वैसे रह जाएगा, यस सर। है ना। वैसे एनसीईआरटी तुम्हारी कवर हो पाई, यदि आप बात करें तो ऑफिशियली सिलेबस समाप्त हो गया, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से। चलो हम 3D सीरीज की बात करें। अब आपको पता है 3D सीरीज होती थी, 4D सीरीज होती थी, 5D सीरीज होती थी और 6D सीरीज होती थी। जैसे मान लो 3D सीरीज में कहां से कहां तक होता था? स्कैंडियम से जिंक तक। 4D सीरीज में इट्रियम से कैडमियम तक। 5D में लैंथिनम से मरकरी तक। और सिंपल 6D में एक्टिनॉइड से ये इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, हम एटॉमिक रेडियस देखते हैं। तो एटॉमिक रेडियस की मैं बात कर रहा हूं, सिंपल ध्यान समझना। मान लो इस तरीके से ग्राफ आता है कुछ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, है ना, रेडियस वर्सेस, फिर क्या हो गया, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। एक्चुअली आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है, जेड इफेक्ट बढ़ता है, तो रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होगे लास्ट में क्या हो रही है, रेडियस बोलो, इंक्रीज हो रही है। यही तो हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। चलो हम समझते हैं। यहाँ पे एक बात आना, जैसे मान लो हम ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस ठीक है ना, डिक्रीज slowly when we move from left to right। ठीक है, then it becomes constant and increases at the end। और इंक्रीज क्या होगी लास्ट में, होता क्यों है ये देखते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने सिंपल स्कैंडियम से जिंक तक देख रहे हैं, स्कैंडियम का हमने देखा 4s2 3d1, और यहाँ पे हो गया 4s2 3d10। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपका एटम है सिंपल, ठीक है। और आपको पता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स रोटेट हो रहे हैं। ये आपकी जो सेल है, ये आपकी सेल कौन सी है बोलो, ये आपकी मान लो 4s, ये आपकी कैसी होगी, 3D सेल है, और ये कौन सी है आपकी 4s, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, n-1d सेल। एक बात बताना, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, 3D सेल में आ रहे हैं, बोलो। इलेक्ट्रॉन जब 3D सेल में आएंगे तो ये क्या करेंगे आपस में, बोलो, क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, यस। है ना। और जब ये आपस में रिपल्सन करेंगे
तो सिंपल सी बात है, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा, होगा ना। तो अब एक बात समझना, सिंपल, मैं लिख देता हूं, इसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। न्यू इलेक्ट्रॉन enters in n minus d सबसेल, ठीक है ना। इट विल इंक्रीज स्क्रीनिंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। करेगा या नहीं करेगा, बोलो, सिंपल करेगा। अब क्या होगा, Yes, अब sir. सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, ये सिंपल, जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करेगा तो रिपल्सन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बोलो, सॉरी, रिपल्सन क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना, रिपल्शन इंक्रीज होगा, है ना। सो दिस रिपल्सन, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। रिपल्सन इंक्रीज, और जब इंक्रीज करेगा तो सिंपल सी बात है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक है ना। अब देखो, सो रेडियस डिक्रीज स्लोली, तो रेडियस क्या करेगी, बोलो, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। रिपल्सन, एक मिनट रुकना, मैं क्या लिख रहा हूँ, न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर्स n माइनस वन डी, जब से इट विल इंक्रीज स्क्रीनिंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। दिस रिपल्सन डिक्रीज करेगा ना अट्रैक्शन को, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ना, तो साइज बढ़ेगा ना। डिक्रीज अट्रैक्शन, ध्यान समझना, रिपल्सन डिक्रीज, ठीक है ना, अट्रैक्शन, सो रेडियस डिक्रीजेस, धीरे धीरे डिक्रीज करेगी ना, डिक्रीजेस स्लोली, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या होगा यदि मैं बात करूं इन दी लास्ट पार्ट ऑफ द सीरीज, व्हेन डी सबसेल इज कंप्लीटली फिल्ड, जब कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, बोलो, रिपल्सन डोमिनेट करेगा ओवर अट्रैक्शन को, बोलो, करेगा नहीं करेगा। जब रिपल्सन डोमिनेट कर जाएगा अट्रैक्शन को, सिंपल सी बात, रेडियस क्या हो जाएगी, सो रेडियस इंक्रीज। अच्छा, एक बात आना, एक क्वेश्चन है, ये बात तो आप क्लियर हो गई होगी सिंपल। तो रेडियस क्या हो रही है, बोलो, इंक्रीज हो रही है। अच्छा, जैसे मान लो, ये तो मैंने लिख दिया, ये बात हमने सिंपल रेडियस की बात कर ली, ठीक है। अब मैं आईने, जैसे मान लो मैं स्कैंडियम से जिंक की तरफ जा रहा हूं, ध्यान समझना, ये मैं सिंपल जा रहा हूं, तो अब मुझे एक बात बताना, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की जब हम बात करेंगे तो देखो क्या होगा, देखो अब क्या होगा, एक बताना, जब आप ऊपर से नीचे जैसे साइज बढ़ रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, सिंपल इंक्रीज होती है। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आओगे, सिंपल लेफ्ट टू राइट जाओगे, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज स्लोली, धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। और जब ये इंक्रीज करेगी, सिंपल सी बात है, रेडियस क्या होगी, बोलो, रेडियस डिक्रीज करेगी। स्लोली। अब एक बात आना, जब रेडियस भी डिक्रीज करेगी स्लोली,
तो अब एक बात आना, रेडियस डिक्रीज क्यों कर रही है स्लोली? क्योंकि न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे थे किसमें, बोलो? न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे थे किसमें? डी शेल। n माइनस डी सेल, 1 डी सेल है ना, यस। इंटर्स इनटू n माइनस 1 डी सब सेल। ठीक है, तो रिपल्सन क्या होगा? रिपल्सन आपका बढ़ेगा, और जब रिपल्सन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है ना, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बोलो? इंक्रीज होगी स्लोली स्लोली। साइज बढ़ेगा तो आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है ना, क्यों? अच्छा एक बात आना, सिंपल, जिंक है, जिंक में नंबर ऑफ रिपल्सन हाई होता है, तो फिर ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों होती है? और ये मैं बात को, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है, इसका रेडियस भी ज्यादा होता है, क्यों? जबकि इसमें तो रिपल्सन बहुत ज्यादा होना चाहिए, बताओ। बोलो। क्या हुआ? बताओ। अरे सिंपल सी बात है ना, जिंक की हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी, एक्सेप्शन है, क्यों होगी? क्योंकि तुम्हें पता है ना फुल्ली फिल्ड है, कैसा है, बोलो? फुली फिल्ड। और फुल्ली फिल्ड कैसे होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। एक्स्ट्रा स्टेबल। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, करें? जैसे मान लो आप ये बताना, कॉपर दे दिया, जिंक दे दिया, आपसे पूछा गया आयनाइजेशन रेडियस किसकी ज्यादा होगी, पहले ये बताओ, कॉपर और जिंक में। बोलो किसकी ज्यादा होगी रेडियस? जिंक। जिंक की ज्यादा रेडिएट होगी, ये तो पता है सबको। अच्छा एक बात आना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना, किसकी ज्यादा होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, कॉपर की या जिंक की? जिंक की होनी चाहिए। देख क्यों? ये सिंपल सी बात है, 3d10 4s2 होगा, फुल्ली फिल्ड स्टेबल होते हैं, और यहाँ पे क्या है, बोलो? 3d10 और 4s। इस बार अच्छा जी मान लो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछ लेता, इसी में क्वेश्चन आ जाता। अब वो पूछा कॉपर और जिंक में सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? कॉपर। इस बार कॉपर। कॉपर की होगी। वेरी गुड। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी, इस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, वो कॉपर की ज्यादा होगी। तो Cu प्लस, ऐसा भी पूछ सकते, Cu+1 की ज्यादा होगी किससे? जिंक +1 से। ये बात तो क्लियर हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा जैसे इसी सेम चीज आ गई, सेम क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपको, सिंपल, मैग्नीज और क्रोमियम में रेडियस का ऑर्डर बताओ। क्रोमियम ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल, यहाँ पे जो होगा वो आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? यदि मान लो आपसे पूछे जाए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो मैग्नीज ज्यादा होगा क्रोमियम से। Yes।
यही होगा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। अच्छा, अब मान लो सेकंड की बात कर ले, Mn+1 और Cr+1 में किसकी ज्यादा होगी? तो सिंपल किसकी होगी बोलो? Cr+1। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर सभी को? अब मैं एक चीज पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन बनता है यहां से सिंपल, जैसे मान लो हम रेडियस वर्सेस रेडियस और उसमें ग्राफ खींच रहे हैं 3D सीरीज के लिए, 4D सीरीज के लिए, 5D सीरीज के लिए। जो 3D सीरीज का ग्राफ आता है वो तो सिंपल इस तरीके से आता है कुछ, और जो 4D का आता है वैसा कुछ जाता है, और जो 5D का होता है, किसका होता है बोलो? 5D का, वो इसके बहुत पास होता है। एक्चुअली होना कहाँ चाहिए था? होना कहाँ चाहिए था बोलो? इस पे दूर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली 4D और 5D बहुत पास पास होता है। मतलब यदि पूछा जाए, मतलब यदि बोला जाए, रेडियस ऑफ जो 4D होगा वो अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ 5D के बराबर होता है। ये कब क्यों होता है? ड्यू टू, लिख लेना आप यहाँ पे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझना इसको अच्छे से। कॉन्ट्रैक्शन, अब यहाँ पे समझना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, सिंपल सा थोड़ा सा फंडा है। पहले यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट? सर चलो, पेपर का तुम्हारे वो जेई मेंस का फॉर्म आए? आने वाले हैं बस। अच्छा, इस बार क्या डेट दे रहा जेई मेंस की? अभी तक कंफर्म तो नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि फरवरी एंड में पहला अटेम्प्ट। फरवरी एंड में? यस। अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पे यदि मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मान लो आपने स्कैंडियम है, स्कैंडियम से जिंक बन रहा है, सॉरी स्कैंडियम से जिंक है, और जिंक इट्रियम से आपका कैडमियम तक, ठीक है, और लेंथेनम से मरकरी तक। आपको पता है इसका में एक एलिमेंट और टाइटेनियम, जिंकोनियम, है ना, और हॉफनियम। आपको पता है लेंथेनॉइड के बाद लगता है, लेंथेनम के बाद लगता है ये इफेक्ट, इसीलिए इसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो आपसे भी बोला जाए यहाँ पे, तो आप ऐसे लिख सकते टाइटेनियम से ज्यादा जिंकोनियम, और इसका और हॉफनियम का क्या होगा? अप्रोक्सीमेट सेम होगा रेडियस। अब होता क्या है ध्यान समझना, यदि मैं मान लो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, 40 एटॉमिक नंबर होता है आउटर मोस्ट शेल का, तो 4d2 5s2 होता है। और यदि मैं मान लो इसका कर रहा हूं HF का, 72 होता है। ये क्या करेगा? 4f14 5d2 6s2, ये इसकी वजह से क्या होगा? ये कैसा है? कंप्लीटली फिल्ड है। कैसा है? कंप्लीटली फिल्ड है। अब आपको पता है जो f ऑर्बिटल होती है जनरली, क्या होती है? f ऑर्बिटल वो कैसा होता है? लार्ज साइज की होती है। कैसी होती है? लार्ज साइज। ठीक है। अब आपको पता है जब लार्ज साइज की होती है तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? डिफ्यूज, मतलब फैले हुए होंगे। ठीक है ना? तो अब आपको जब फैले हुए होंगे तो सील्डिंग कैसी होगी? पुअर सील्डिंग होगी। और जब पुअर सील्डिंग होगी तो सिंपल सी बात है, रेडियस क्या होगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है ना? और रेडियस डिक्रीज करेगी, इसी को क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं।
ये बात समझ में आई सभी को? बोलो हाँ है ना? हम्म, बोलो भाई। क्लियर सभी को? जैसे एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे मान लो टाइटेनियम ले लिया हमने, कोनियम, ऑफनियम, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो दूसरे तरीके से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ मान लो इसका 22 होता है, इसका 40 होता है, इसका 72 होता है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसमें +18 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए थे, इसमें सिंपल +32 हुए थे, ठीक है। अब आप देख सकते हो सिंपल 4D से टू 3D या 3D टू 4D, जो आपका +32 न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ है बोलो? इंक्रीज हुआ है नहीं हुआ है? बोलो। 4D टू 5D होगा ना, है ना? तो 4D टू 5D सिंपल क्या हुआ, आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, वो भी कितना बोलो? बाई +32 यूनिट। अब सिंपल सी बात, 32 प्रोटॉन भी तो बढ़े हैं, और जब 32 प्रोटॉन बढ़े हैं तो अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा बोलो? अट्रैक्शन जो होगा वो बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी बताओ। अरे बोलो भाई, सब सन्नाटा है। बोलोगे? आवाज आ रही है? सोमिल, तारिक, हेलो, आवाज आ रही है? अरे बोलो भाई। यस सर, आ रही है। अब आ रही, इतनी देर से आप बोले हो, ये लोग सब शांत क्यों हैं? डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? नो सर, आ रही थी। अच्छा, कौन बोला ये आवाज बोलना है, इसका नाम कौन? अक्षित? यस सर। अरे अक्षित भरद्वाज जी, बड़े दिनों बाद आवाज सुनाई दी तुम्हारी। ओ भाग हमारे, जो तुम बोले। और कैसा है अक्षित? मस्त? यस सर। कैसा हुआ पेपर? सही था सर। सही था? चलो ठीक है, अच्छा ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें तो क्लियर हो गई। अब मैं बात करूं सिंपल, हम लगता है थके हुए हो तुम लोग पेपर देने के बाद, हैं? ऐसा है क्या? नो सर। चलो अब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें। जनरली क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बोलो? कम होती है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, एक्चुअली 4D से ज्यादा 5D की आयनाइजेशन एनर्जी हो जाती है। क्यों हो जाती है आपसे पूछा जाए, बोलो? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, इन जनरल क्या लिखोगे तुम बोलो? आपकी जनरली जो होती है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर 5D, फिर 3D, फिर 4D होता है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए सिंपल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, बताओ इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बोलो?
सर EU का सबसे ज्यादा, CU का सबसे कम। AU का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद CU हो जाएगा, फिर AG हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन की यदि मैं बात करूं तो निकिल, फिर पालाडियम, फिर प्लेटिनम, ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता। तो ये याद रख लेना। तो आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी फिजिकल। यदि उस दिन क्लियर नहीं होंगी इसलिए मैंने आज दोबारा से बता दी। अब मैं कुछ कंपाउंड देख रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट कर दूं? तो लंबी लंबी गहरी गहरी सांस ले लो 2 मिनट के लिए, फिर मैं स्टार्ट करूंगा आज के कंपाउंड। ठीक है, चलो। कंपाउंड हम पहला देखते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। कोई स्ट्रक्चर बना सकता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का? बोलो, किसे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट? K2 K2 Cr2 O7। ठीक है, आपको पता है सिंपल ये किस कलर का होता है? ये आपका ऑरेंज रेड कलर का होता है। कैसा होता है? बोलो, ऑरेंज रेड कलर का होता है। यदि हम देखें तो सिंपल पोटेशियम और Cr2O7 2-। ठीक है, ये कैसा होता है? डाइक्रोमेट आयन होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? डाइक्रोमेट आयन। अच्छा, इसमें पूछा जाए डाइक्रोमेट आयन में क्वेश्चन आ जाए आपको, मुझे बताओ कितनी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती हैं? नंबर ऑफ CRO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन Cr2O7 2-। बताओ। सर 6 हम्म, 6 होती है क्या? क्या होंगे? 6। वेरी गुड, 6। 6 वेरी गुड। तो कितने बनेंगे देखो यहाँ पे, यदि आप देखोगे तो इसमें हो जाएंगे Cr, ये स्ट्रक्चर बनता हो Cr, यहाँ पे क्या आता है? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-। तुम यहाँ पे देखोगे सिंपल, यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? रेजोनेंस। तो ड्यू टू रेजोनेंस
ठीक है ना। जो 6 CRO बॉन्ड लेंथ होती हैं वो किसकी वजह से होती है, बोलो, रेजोनेंस की वजह से होती है, आर इक्वल। ये चीज बताओ, क्लियर? बोलो। क्लियर, आगे बढ़े। यस सर। कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुकना, मैं कुछ क्वेश्चंस सोच रहा हूँ तो मैं करा दूं, मुझे क्लिक नहीं कर रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकाल, अच्छा इसका यदि बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए बेटा तो कैसे निकालोगे? यदि मान लो आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया जाए, जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन याद आ गया तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालोगे? जैसे मान लो फॉस्फेट का आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालोगे? बोलो। कार्बोनेट में निकालना है, निकालो, मुझे क्वेश्चन याद सिंपल। देखो यहां पे मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को याद रखना हमेशा। आपको क्या करना थी, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो सिंपल 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम करना, ठीक है, माइनस चार्ज करना, जो भी चार्ज है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन कर देना। करो, निकालो। ये सिर्फ एनाइन के लिए ही निकालोगे आप, किसके लिए? एनाइन के लिए ही करोगे सिर्फ। जैसे मान लो फॉस्फेट का निकालना है, कैसे निकालोगे बोलो? आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालोगे? 2 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 4, कितना हो गया? 4 2 5/4। सर आपने अकाउंट क्या? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला? 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम माइनस चार्ज डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये आप हमेशा एनाइन के लिए ट्रिक है, किसके लिए? एनाइन के लिए। बताओ आप, पर इसका भी बताओ, पर क्लोरेट का भी बताओ एक क्वेश्चन। एक आप बताओ सिंपल सल्फेट का भी बताओ। बोलो, जल्दी से बताओ। निकाल लिए? यस सर। और कोई? यस सर। चलो एक और लिख लो, NO2 माइनस का भी निकाल लो, NO3 माइनस के भी निकाल लो।
क्या होगा यहाँ पे बोलो, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 4/3। 4/3। अभी हाल देख लें, 2 × 3 -2 / 3, 4/3 आ रहा है इसका। इसमें कितना आएगा? 7/4। 7/4। इसमें तो अब समझ में आ गया बॉन्ड ऑर्डर निकालना, बोलो आ गया? 2/3। 2/3, वेरी गुड। इसमें 3/2। 3/2। इसमें 5/3। 5/3। जैसे मान लो आप क्वेश्चन आ जाए, NO दे दे, NO+ दे दे, NO- दे दे और NO2 दे दे, ठीक है ना, आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे सिंपल बॉन्ड ऑर्डर का, कैसे बताओगे? NO की बॉन्ड लेंथ पूछ ले, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, तो कैसे बताओगे? चलो करो, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। सर NO की सबसे बड़ी, हम्म NO-, NO+, NO3-। हम्म और कोई बताएगा कैसे किया NO। तुम, कैसे बताया तुमने? NO था तो वैसे भी नहीं होगा यार, सबसे ज्यादा 8 सर था। सर NO- का। NO- भी नहीं होगा यार, क्या बात कर दी, किसने अभी बोला था? हम्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उससे। क्या होगा बोलो? बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली वेरी प्रोपोर्शनल। गुड। इसमें बताओ, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? ये आप देखो, NO+ में 8 7 15 चला गया, इसका तो 3 होगा बॉन्ड ऑर्डर। हम्म इसमें कितना आएगा बोलो? 2 आएगा। इसमें ऐसा करना, 2.5 ही आ रहा है, एक बार करके देखो इसमें कितना आ रहा है। अरे यार तुम लोग बोलते नहीं हो। 6 - 3 मतलब कितना हो गया? 5/3। 5/3 मतलब कितना हो गया? इसका तो सबसे कम होगा 1.66। 1.66। तो यदि देखो तो NO+ का सबसे ज्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर, फिर उसके उससे ज्यादा बोलो,
उससे कम NO, फिर NO में माइनस देन NO3। फिर ये बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड लेंथ का क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ का इसका रिवर्स हो जाएगा। बोलो क्या कर रहे हो? लाइव कर रहे हो क्या कहीं किसी के साथ? बोलो। अब मैं बात करूं क्रोमाइट और। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल आपका मेथड देखते हैं K2Cr2O7 बनने का और कैसे बना सकते हैं इसको, बोलते हैं हम, ठीक है ना। FeO डॉट Cr2O3 प्लस Na2CO3 O2 रोस्टिंग कर दी तो क्या बनेगा? Na2CrO4 येलो कलर का बनेगा। अब आप H2SO4 से रिएक्ट कराओगे तो Na2Cr2O7 बनेगा। ठीक है, आप इसकी रिएक्शन KCl से कराओगे, ये क्या करेगा? सिंपल K2Cr2O7 प्लस NaCl बना देगा। तो सिंपल क्या बनाने का मेथड है? बोलो डाइक्रोमेट बनाने का मेथड है। बोलो क्लियर ये चीज? बताओ सभी को। Yes, sir. अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो Na2Cr2O7 होता है इसको हम यूज नहीं करते हैं, इज नॉट यूज्ड इन टाइट्रेशन। ठीक है, इनको हम टाइट्रेशन में यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये क्योंकि कैसा होता है? एज इट इज हाइग्रोस्कोपिक नेचर का। हाइग्रोस्कोपिक समझते हो? है ना, मतलब वाटर को जो एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या कर लेता है? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब मैं बात करूं एब्जॉर्ब, जैसे मान लो तुमने 100 ग्राम लिया, उसमें 5-10 ग्राम क्या आ गई आपकी? बोलो, आपने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा। ओके।
बोलो, ये बात क्लियर सभी को? अच्छा अब देखो ध्यान समझना, जैसे मान लो हम Cr2O7 -2 है, ठीक है, ये आपका होता है ऑरेंज रेड कलर का। कैसा होता है? ऑरेंज रेड कलर का। अब जैसे मान लो आपने OH- सिंपल बेसिक मीडियम ले लिया, तो क्या बनेगा? आपका बनेगा CrO4- प्लस H+। ये जो मिलता है क्रोमेट मिलता है, वो भी सिंपल येलो कलर का। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे यदि पूछा जाए तो बेसिक मीडियम में कौन ज्यादा मिल रहा है तुम्हें? Cr2O7 -2। और एसिडिक मीडियम में कौन मिल रहा है? बोलो, CrO4-। इस बात को ध्यान रखना। अब जैसे मान लो हम इसी पोटेशियम डाइक्रोमेट की, ध्यान समझना, यदि मान लो इसी पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन हम सिंपल H2SO4 से करा दें कोल्ड, तो जो मिलता है वो मिलता है CrO3। इसको बोलते हैं हम क्रोमिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? क्रोमिक एनहाइड्राइड, जो कि रेड कलर का होता है। कैसा होता है? बोलो, रेड कलर का होता है। अब यदि मान लो इसी की हम रिएक्शन, इसी डाइक्रोमेट की रिएक्शन हम सिंपल यदि मान लो हम H2SO4 से करा दें हॉट से, इससे हॉट, तो जो मिलता है Cr2SO4 का होल थ्राइस मिलता है, प्लस SO2 गैस इवॉल्व होती है। अच्छा एक बात आना, Cr2O7 है, यदि मान लो हम इसमें, ये आपका कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बोलो कैसा होता है? यस कहाँ चले गए थे बीच में तुम? सर बीच में मेरा नेटवर्क चला गया सर, अच्छा, थोड़ी देर स्ट्रॉन्ग, पहले ज्वाइन किया मैंने। तो यदि हम बात करें तो ये किस में जाएगा? एसिडिक ये एसिडिक मीडियम में किस में जाएगा? बोलो किस में जाएगा ये एसिडिक मीडियम में? बोलो। Cr+3। Cr+3, वेरी गुड। और कोई बताओ। अच्छा KMnO4 एसिडिक मीडियम में किस में जाता है? +2। हम्म, क्या हो जाएगा? सिंपल +2 में जाता है KMnO4, यहाँ पे K+3 में। चलो जैसे मान लो, अब आपको पता है जो K2Cr2O7 है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मान लो
हमने K2Cr2O7 लिया, ये किस में जाएगा? Cr+3 में जाएगा। I माइनस किस में जाएगा बोलो? I2 I2 को। वेरी गुड। Cl माइनस Cl2 Cl2 और सिंपल Fe+2 Fe +3 में। वेरी गुड। Sn+2 +4 अरे सब रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएंगी यदि आप सिंपल लिखोगे ना। Fe+2 की रिएक्शन K2Cr2O7 से सब कैसी है? रिडॉक्स रिएक्शन है सब यदि देखोगे तो। SO2 बोलो। सल्फेट में जाएगा। अच्छा, ऑक्जिलेट किस में जाएगा? CO2 में। कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा, तुम्हें याद हो यदि थोड़ा सा ऑर्गेनिक में अभी हम यूज करते हैं, यदि मान लो हम एथेनॉल की रिएक्शन सिंपल कराते थे तो क्या बनता था पहले? K2Cr2 CH3CHO बनता था। एसिड फिर से हम फर्दर ऑक्सीडेशन होता था तो क्या बनता था? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिटिक एसिड बनता था। याद है यस सर ना? वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान रखना इस बात को। अब देखो रिएक्शन विद H2O2। फिर लास्ट लाइन दिखा देंगे इससे पिछली। डन सर। ओके, बोलो यहाँ पे क्या हुआ? मान लो आपने K2Cr2O7 लिया, इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराई तो सिंपल आपको CrO5 मिलता है, जो कि कैसा होता है आपका? ब्लू कलर का होता है। इसको बोलते हैं हम क्रोमिक पर ऑक्साइड, या सी को हम बोलते हैं पर क्रोमिक भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक बात आना, CrO5 में कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्रोमियम का? +6 +6। हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई देखिए, स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका। रिप्रेजेंटेशन जो होता है CrO2 का होल ट्वाइस, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करता है। चलो, मुझे इससे याद आ गया, Br3O8 में ब्रोमीन का कितना होता है? H2SO5 में सल्फर का कितना होता है? H2H2O8 में सल्फर कितना होता है? C3O2 में कार्बन कितना होता है? HCN में कार्बन कितना होता है? बेंजीन में कार्बन का कितना होता है? बताओ, करो हरी अप।
वेरी गुड। लास्ट स्लाइड देखा है। डन। वेरी गुड। देखो यहाँ पे कितना होगा? 4 नहीं, स्पेस में होगा +6 +, +6 +4 +6 यस, +6 +4 +6, इसमें कितना होगा? +6। कैरोज एसिड है ये। यहाँ पे कितना होगा? +6। 6 ये कैसा होगा? C3O2 +2 2 0 0 +2 +2। यहाँ पे कितना होगा? +2। यहाँ पे -1। यस। चलो हेडिंग डालो, क्रोमिल टेस्ट, लास्ट रिएक्शन। ये एक्चुअली क्लोराइड आयन का होता है। Cl- आयन के लिए भी टेस्ट होता है। आज आराम कर लो, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बस पोटेशियम परमैंगनेट के और कंपाउंड रह गए हैं, वो पढ़ा दूंगा, खत्म ये चैप्टर। ठीक है, अब क्या पढ़ाना है? इसके बाद पॉलीमर बचा हुआ तुम्हारा, ठीक है, और मेटलर्जी। मेटलर्जी। K2Cr2O7 वैसे ऑफिशियली एनसीईआरटी से तो खत्म हो गया सिलेबस। KCl प्लस H2SO5 क्या मिलता है आपका? सिंपल यहाँ पे CrO2 Cl2 मिलता है, रेडिश ब्राउन वेपर। ऐसा मिलता है, रेडिश ब्राउन तो वेपर यूज मिलती है। करते हैं सॉल्ट एनालिसिस में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसको पढ़ा भी था वहां पे, जो कि आपका टेस्ट फॉर किसके लिए होता है? Cl-, कंफर्मेशन टेस्ट लगाते हैं। कंफर्मेटरी और टेस्ट होता है। हाँ, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है क्लोराइड आयन के लिए। तो ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब तुम लोगों को क्या करना है, आज तो मैं कम ही पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, आराम करो, तुम रिलैक्स कर लो। आज नेक्स्ट क्लास से तुम्हारा पढ़ेंगे जल्दी से, और बच्चे भी आ जाएंगे तो खत्म करेंगे। वैसे खत्म ही हो गया, तुम चाहो तो खुद से तुम भी पढ़ सकते हो। पर मैग्नेट कुछ है भी नहीं उसमें। यदि मैं बात करूं पर मैग्नेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, बोलो। MnO4- का बॉन्ड ऑर्डर निकालना, बताओ। इसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड होंगी इक्वल? MnO बॉन्ड बताओ कितनी होंगी? ये कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। कितनी होंगी? बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। क्यों होंगी बोलो? रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस। इसका बॉन्ड ऑर्डर बताना कितना आएगा? 4 2 जा 8, 7/4। 1.75। दिस इज 7/4। 7/4 आ रहा है। यही सब है। रिएक्शन देख लेंगे थोड़ी। ये भी कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, यदि एसिडिक मीडियम में जाएगा KMnO4 तो किस में जाता है? Mn+2 में। और बेसिक मीडियम में जाएगा तो किस में जाएगा, बोलो? +5 से 3 2 1। बोलो। हम्म क्लियर यहाँ तक सभी को? कुछ पूछना तो नहीं है? यस सर। यस। अरे तेरा वाला, बोलो। सभी को क्लियर दिखता? क्लियर? यस सर।
सिरिया, अबूजर, अनस आज के करीम, एग्जाम से क्वेश्चन था। क्या आज के एग्जाम से क्वेश्चन था। क्वेश्चन पेपर भेज देना, भेजो पहले पेपर तो भेजो, मैंने पेपर तो देखा नहीं है। ओके सर। पेपर भेज देना कोई भी यार मुझे पूरा। कौन जिम्मेदारी ले रहा है ये? मैं ठीक है, मुझे भेज देना आज पेपर। इट्स ओके। चलो फिर ठीक है, दैट्स इट ऑल फॉर थैंक यू सर। नेक्स्ट इट।